वेलकम टू साई क्लासेस पर आपका स्वागत है। क्लास 10 साइंस के लिए आज से हम एक और सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर हमारे जो है असर्शन और रीजन से संबंधित जो है रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक कंटिन्यूअसली ये सीरीज चलने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सो चैप्टर जो है वो है हमारा फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें हम असर्शन जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, कुछ आपको ट्रिक्स भी इसमें बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो इस तरह से एक क्वेश्चन हमारे पास में होता है। फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, एक होता है असर्शन, एक होता है रीजन। ठीक है, आपको दो स्टेटमेंट गिवन होते हैं जिसमें से एक असर्शन है यानी कि कथन होता है और एक रीजन होता है यानी उसका कारण होता है। ठीक है, आंसर दीज क्वेश्चंस सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। तो ये आपको जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से हमको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, फर्स्ट हमारा है बोथ ए एंड आर। ए मीन्स असर्शन एंड आर मीन्स रीजन। तो दोनों ही ए और आर यानी असर्शन और रीजन ट्रू है यानी सही है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आर जो है, जो रीजन है वो ए को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। ये दोनों में रिलेशन है। ठीक है, दोनों ट्रू है और ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, सेकंड बी ऑप्शन हमारा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। यहाँ पर भी वही बात है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, वो ए से कहीं पर भी रिलेट नहीं करता, यानी ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, सी जो हमारा ऑप्शन है उसमें असर्शन हमारा ट्रू होगा बट रीजन हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, और डी ऑप्शन में असर्शन फॉल्स होगा और रीजन ट्रू होगा। तो हमको क्या करना है कि दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं, सेंटेंसेस हैं, उनको पढ़ करके ये जानना है कि दोनों सही हैं या दोनों में से कोई एक गलत है। ठीक है, तो अगर दोनों में से कोई भी एक गलत है तो सी या डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, तो वहीं पर ही जो है हम उसको क्लोज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, लेकिन दोनों जब सही हैं तो फिर हमारा ऑप्शन ए या बी में से होगा। यहां पर हमको समझना पड़ेगा कि क्या आर ए को एक्सप्लेन करता है या आर ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। ए फॉर असर्शन, आर फॉर रीजन। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक नाउ। आवर फर्स्ट क्वेश्चन सेज, हमारा क्वेश्चन जो है असर्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। रीजन हमारा क्या कहता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है उसमें हीट इवॉल्व होती है यानी गर्मी उसमें बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये साइड में जो है हम आपको वापस उसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन है जिस पर हमको आंसर करना है, जिस पर बेस्ड हमारा आंसर होगा, वो हमें देखना है। ठीक है, तो सेंटेंस को हमने इंडिपेंडेंटली पढ़ लिया, असर्शन को भी पढ़ लिया हमने और रीजन को भी पढ़ लिया। अब देखना है कि दोनों सही है या दोनों में से कोई एक गलत है। तो यहां पर जो हम पढ़ते हैं बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू। देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जो भी सब्जियां वगैरह होती है उनका जो डिकम्पोजिशन होता है इनटू कंपोस्ट, जब वो खाद बन जाती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। हाँ, सही है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड जो रीजन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है यानी हीट बाहर निकलती है, ये भी सही है। ठीक है, तो अब हमारा जो है ये सी और जो डी ऑप्शन है वो तो हमारे नहीं होंगे। ठीक है, अब हमको ए या बी में से सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या है। देखिए, सर्शन हमको ये गिवन है। ठीक है, अब देखिए, दिस इज ट्रू बिकॉज ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेजिटेबल मैटर की बात कर रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो जब ये चीज जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, सब्जियां वगैरह होती हैं, जब वो सड़ता है तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं या तोड़ देते हैं। दिस प्रोसेस रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसमें क्या होता है, हीट के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलती है,
मेकिंग इट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनाती है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो असर्शन है दैट इज करेक्ट। नाउ रीजन जो है हमको दिया हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। दिस इज ट्रू, बिल्कुल सही है। As the definition of exothermic reactions is that they release heat during the chemical process. Exothermic reaction में हमेशा heat बाहर निकलती है। The decomposition of vegetable matter, जो कि हमको assertion में given है, ठीक है, aligns with this definition, यानी कि बिल्कुल जो है इससे वो relate करता है ना। Because heat is evolved during compost formation, यानी जो assertion हमको बता रहा है compost का formation होता है, उसमें heat evolved होती है। ठीक है, since reason correctly explains why assertion is true, तो reason जो है यहाँ पर A को यानी assertion को correctly explain करता है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन A होगा। ठीक है, तो हमको चारों ऑप्शन में से A को हमें टिक मार्क कर देना है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, assertion when HCl is added to zinc granules a chemical reaction occurs, जब जिंक ग्रेन्यूल्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं केमिकल रिएक्शन होती है। रीजन हमको गिवन है, evolution of a gas and change in color indicate that the chemical reaction is taking place। गैस का बाहर निकलना, कलर में चेंज होना, ये बताता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, दोनों हमको दे दिए, दोनों हमको इंडिपेंडेंटली पढ़ना है, समझना है कि दोनों सही हैं या नहीं है। ठीक है ना, दोनों में से कोई भी एक गलत होगा तो हमारा ऑप्शन सी और डी जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, तो ये सी और डी जो ऑप्शन है वो तो हमारे लिए नहीं है, ये ऑप्शन हमको चूज नहीं करना है, ए और बी में से करने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों ही, जब आप जिंक ग्रेन्यूल्स में HCl मिलाओगे तो केमिकल रिएक्शन होगी, हाँ होगी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, गैस, अगर गैस निकल रही है या कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखना है कि आर यानी रीजन जो है वो ए को एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है। ठीक है, असर्शन हमको गिवन है, सो असर्शन इज ट्रू व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड reacts with zinc, it produces zinc chloride and hydrogen gas, indicate a chemical reaction। ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है ना, तो इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है जो इंडिकेट कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रीजन, दिस पार्ट इज ओनली पार्शियली ट्रू। बात तो यहाँ पर सही है कि भाई गैस निकलती है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कलर चेंज होता है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम इसको पार्शियली ट्रू क्यों कह रहे हैं, हम इस एसेशन के रिलेशन में कह रहे हैं इसको। ठीक है, इट इज करेक्ट दैट इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस इन दिस केस, है ना, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस की, इंडिकेट्स दैट अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। बिल्कुल सही बात है कि भाई जो है केमिकल रिएक्शन हो रही है। हाउएवर, फिर भी देयर इज नो सिग्निफिकेंट कलर चेंज इन्वॉल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। यहाँ पर क्या है कि इस रिएक्शन में कलर चेंज तो नहीं हो रहा है, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि कलर चेंज हो रहा है। जिंक एंड जिंक क्लोराइड आर बोथ कलरलेस इन अ सॉलिड एंड डिसॉल्व्ड फॉर्म। ठीक है ना, कलरलेस होते हैं। सो द रिएक्शन डज नॉट कॉज एनी विजिबल कलर चेंज, यहाँ कलर चेंज तो नहीं होता है, गैस तो निकलती है, कलर चेंज नहीं होता है। सो R does not correctly explain why assertion is true। तो यहाँ पर जो ये रीजन हमको गिवन है वो A को एक्सप्लेन नहीं करता है कि भाई assertion A जो है वो ट्रू क्यों है ना, इन दोनों का आपस में रिलेशन नहीं हो रहा है करेक्टली। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो जो चार ऑप्शन दिए होते हैं सी और डी पहले ही हमारा वहां से हट गया था। ठीक है ना, क्योंकि दोनों सही थे। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने इसको एक्सप्लेन किया, हमने समझा, तो ए भी हट गया, अब हमारे लिए बी ऑप्शन हमारे पास में रह जाता है। ठीक है, सो assertion says calcium carbonate
when heated gives calcium oxide and water. ये assertion है, ठीक है. Reason: on heating calcium carbonate, decomposition reaction takes place. Okay. अब यहाँ पर ये हमारे पास में 4 ऑप्शन है. इस केस में देखते हैं assertion A is false, but reason R is true. कैल्शियम, देखो असर्शन क्या कह रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो है प्रोड्यूस करता है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है, यानी ये तो फॉल्स है, ठीक है. आगे इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है. अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट करते हैं तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, हाँ बिल्कुल होती है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है. तो अब हम यानी कि अब हमारे पास में ऑप्शन तो वैसे क्या आ रहा है, ए इज फॉल्स है, तो डी ऑप्शन हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है. फिर भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं. देखिए ये हमको क्या असर्शन, दिस इज फॉल्स व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट decomposes to form calcium oxide and carbon dioxide, not water. यहां पर इसने क्या कहा है, ये वाटर प्रोड्यूस करता है, लेकिन ऐसा नहीं है. कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, इसमें वाटर कहीं पर भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, यानी ए हमारा कंप्लीटली फॉल्स है, तो दिक्कत कोई भी नहीं है, ठीक है. और रीजन का बात सिंपल सी हो गई, ये ट्रू है. डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ अ सिंगल कंपाउंड इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस. हाँ, ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ है, 2 कंपाउंड बन गए, यहाँ पर 2 अलग अलग सब्सटेंस बन गए. इन दिस केस कैल्शियम कार्बोनेट heating leads to decomposition into calcium oxide and carbon dioxide. बिल्कुल सही है. So therefore assertion is false but reason R is true. The correct option D. तो ये हमारा D ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है. तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है. तो अगर आपको टॉपिक समझ में आता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए. कंटिन्यूअसली हम जो है वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, और कोई आपकी कोई डिमांड है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है. नाउ assertion, brown fumes are produced when lead nitrate is heated. ठीक है, जब lead nitrate को हीट करते हैं तो ब्राउन कलर के जो फ्यूम्स हैं, धुआं है, वो निकलता है. यहाँ पर रीजन गिवन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट. यहाँ पर भी लेड नाइट्रेट गिवन है और यहाँ पर भी लेड नाइट्रेट हमको गिवन है, ठीक है. दोनों सेंटेंसेस हैं, दोनों स्टेटमेंट हैं, एक असर्शन एक रीजन है. आप इंडिपेंडेंटली इनको पढ़ें और पहले ये डिसाइड करें क्या दोनों सही हैं या दोनों में से कोई एक गलत है. तो इससे आपको ऑप्शन को चूज करना इजी हो जाएगा, ठीक है. ऑप्शंस हमारे पास में ए बी सी डी ये हमारे पास में होते हैं, जो कि फिक्स हैं बिल्कुल, ठीक है. इस केस में बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है. ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, बिल्कुल सही है. लेड नाइट्रेट का जब डिकम्पोजिशन होता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है. अब इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है. अब यहाँ पर हमारे पास में ए और बी हमको ऑप्शन में से चूज करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है. नाउ असर्शन क्या कह रहा है, ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, बिल्कुल सही बात है. दिस इज ट्रू. व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म लेड ऑक्साइड and nitrogen dioxide and oxygen. Okay, the nitrogen dioxide is a brown gas. ध्यान रखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ब्राउन गैस होती है which causes the brown fumes observed during the reaction. तो ये ब्राउन फ्यूम्स के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है. ये इसमें एक सिंपल सी बात है इसमें, ठीक है. रीजन हम देख लेते हैं. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट due to decomposition of lead nitrate, ठीक है. This is also true, बिल्कुल सही है. The decomposition of lead nitrate produces nitrogen dioxide as one of the products, ठीक है. यहाँ रिएक्शन देख सकते हैं, एक लेड ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये ब्राउन गैस है, यानी कि which is responsible for brown fumes observed during heating. अब आपको समझ में आ गया होगा कि R जो है वो इस assertion को explain करता है. So both A and R true and R correctly explains assertion A. The correct option is A.
करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डाउट अगर आपको कोई होता है, कंफ्यूजन होता है, तो कमेंट जरूर जरूर आप कीजिए, ठीक है। नाउ असर्शन है हमारा व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। रीजन है हमारा decomposition of silver chloride in the presence of sunlight takes place to form silver metal and chlorine gas। दोनों को हम इंडिपेंडेंटली पढ़ लेते हैं, क्या दोनों सही हैं या दोनों में से कोई एक गलत है, ठीक है। इससे हम इजीली हमारे ऑप्शन ए बी सी डी में से सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, जब सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखते हैं तो वो ग्रे हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर जब सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में तो सिल्वर का फॉर्मेशन होता है और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये सी और डी ऑप्शन तो अब हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं, हमको इसमें से चूज नहीं करना है, क्योंकि जो ए ऑप्शन है उसमें भी दोनों ट्रू है और बी ऑप्शन में भी दोनों ट्रू है, ठीक है। अब यहां पर हमको देखना है कि आर जो है वो ए को एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है। सो असर्शन है व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, दिस इज ट्रू। सिल्वर क्लोराइड AgCl इज व्हाइट इन कलर। एक्चुअल में जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो कलर में होता है व्हाइट पाउडर, बट व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट, जब उसको धूप में सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, इट अंडरगोज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड टर्न्स ग्रे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। क्योंकि डिकम्पोजिशन होता है और सिल्वर जो मेटल है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, सिल्वर जो होता है वो ग्रे कलर का होता है, ठीक है। नाउ रीजन यहाँ पर हमको गिवन है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। द फोटो decomposition means photolysis of silver chloride in sunlight breaks it down into silver metal and chlorine gas, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड को जब धूप में रखते हैं तो ये टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको केमिकल रिएक्शन गिवन है। केमिकल रिएक्शन में आप देख सकते हैं सिल्वर का फॉर्मेशन होता है और क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है। द सिल्वर मेटल फॉर्म्ड गिव्स द ग्रे कलर while chlorine gas is released। क्लोरीन गैस तो रिलीज हो जाती है और ग्रे कलर का सिल्वर मेटल पीछे बच जाता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। Since both A and R true and reason R correctly explains assertion A, ठीक है। The correct option is A। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, A हो गया, ठीक है। Assertion pungent smelling gas is produced when sulfur burns in air। Reason sulfur trioxide is formed on reaction of sulfur with oxygen, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमको गिवन है, ए बी सी डी हमको देखना है इनमें से, ठीक है। ये यहाँ पर जो है ये ऑप्शन है, ठीक है। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है ना। अब देखो इसमें हमको जो पता करना होता है कि ये असर्शन और रीजन ट्रू है या फॉल्स है, इसके लिए आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर भी नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ठीक है ना, वो आपको एक वीडियो के फॉर्म में आपको दे देंगे, ठीक है। और उसकी पीडीएफ भी आपको फ्री दे देंगे, जैसे कि आप उसको पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आप उसको लर्न कर लेंगे तो क्या होगा कि आपको मालूम रहेगा कि भी क्या क्या चीज बातें ट्रू है, ठीक है ना। इससे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, इसका मतलब ये सी ऑप्शन हमारा बनता है, ठीक है। तो वैसे तो हम यहाँ पे बिल्कुल कह सकते हैं भाई, लेकिन अब यहाँ पर ये जो दो असर्शन रीजन है इसको हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं, ठीक है ना, कि ये ट्रू क्यों है और ये फॉल्स क्यों है। ओके, असर्शन है अ पंजेंट इंस्पेलिंग गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर, ठीक है सर, ठीक है। दिस इज ट्रू, सही बात है।
When sulfur burns in air, it reacts with oxygen. ठीक है ना, जब कोई भी चीज जलती है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, तो यहाँ पर भी वही है, सल्फर जब जलता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड विच इज अ कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस, ये ध्यान रखना, सल्फर डाइऑक्साइड जो बनती है वो कलरलेस है और पंजेंट स्मेलिंग गैस है, ठीक है, एक तीखी सी उसकी गंध होती है। अब यहाँ पर एक बात जानते हैं, if excess oxygen is present, sulfur trioxide can also form, but sulfur dioxide is the main gas responsible for the pungent odor. ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का पंजेंट ऑर्डर से कोई रिलेशन नहीं है यहां पर। ओके, सो यहाँ पर ये आपको बात समझ में आ गई, ठीक है ना, पंजेंट गैस इसमें होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो रीजन sulfur trioxide is formed on the reaction of sulfur with oxygen, ठीक है। This is false in the context of sulfur burning in air, ठीक है, इस context में तो ये बिल्कुल false है, ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है, when sulfur burns in air it forms sulfur dioxide, not sulfur trioxide, है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड ही बनती है, ये बात को ध्यान रखें, ठीक है। Sulfur dioxide is formed only when sulfur dioxide reacts with additional oxygen under specific conditions, ठीक है ना। So assertion is true but reason is false, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सी हो गया यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो assertion, in a reaction of copper with oxygen, copper serves as a reducing agent, ठीक है। Reason, the substance which gains oxygen in a chemical reaction acts as an reducing agent, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो चार ऑप्शन हमारे पास में ए बी सी डी यहाँ पर हो गए, तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि भी दोनों ही ट्रू हैं या इनमें से कोई एक भी अगर फॉल्स है, ठीक है। तो इस केस में देखिए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। इन अ रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन कॉपर सर्व्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी असर्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। रीजन की बात करते हैं, द सब्सटेंस विच गेन्स ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी किसी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये गलत है, ठीक है। अब देखो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी हमारा ऑप्शन तो यहाँ पे सी हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब हम इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, ठीक है ना, समझ लेते हैं इसको भी ऐसा क्यों है ये, ठीक है। इससे क्या होता है कि टॉपिक को समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। असर्शन है, इन अ रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन कॉपर सर्व्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, दिस इज ट्रू। इन अ reaction where copper reacts with oxygen, copper undergoes oxidation, oxidation होता है, meaning it loses electron to form copper oxide, ठीक है। कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्म होता है। The substance that loses electron in a chemical reaction is known as reducing agent, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। Because it reduces another substance by giving up electrons, तो ये क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया खुद, ठीक है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। और दूसरे सब्सटेंस को ये रिड्यूस कर देता है, ठीक है। इन दिस केस कॉपर इज द रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, लॉस करके ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बिल्कुल सही है। अब रीजन हमारा फॉल्स बता रहा है, ठीक है, दिस इज फॉल्स। द सब्सटेंस दैट गेन ऑक्सीजन इज एक्चुअली ऑक्सीडाइज्ड नॉट रिड्यूस्ड, यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, रिड्यूस थोड़ी हुआ है। When a substance gains oxygen, it undergoes oxidation reaction, ठीक है ना।
तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। द रिड्यूसिंग एजेंट इज द सब्सटेंस दैट लॉसेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू अलाउ अनदर सब्सटेंस टू गेन ऑक्सीजन। द सब्सटेंस दैट गेन्स ऑक्सीजन इज बीइंग रिड्यूस्ड, नॉट द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। यहां पर बात को समझें कि the substance which gains oxygen in a chemical reaction acts as a reducing agent, ठीक है। ये बात हमेशा सही नहीं होती है। यहाँ पर तो चलो ऑक्सीजन ऐड हो रही है कॉपर में, कॉपर ऑक्सीजन गेन कर रहा है और कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट है, बात सही है। लेकिन केवल ऑक्सीजन ही नहीं, दूसरे अदर जो नेगेटिवली चार्ज्ड एलिमेंट्स हैं वो भी तो होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक कंसेप्ट है कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर जो रीजन बताया जा रहा है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता, ये बात ही गलत तो यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। सो असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है, ठीक है ना। अगर और कोई डाउट हो, समझ में ना आया हो, तो आप जो है कमेंट कर देना, उसको फर्दर और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर हम इसको और जान लेते हैं, वाई आर इज फॉल्स, ठीक है। द रिड्यूसिंग एजेंट इज द सब्सटेंस दैट लॉसेज इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिकली हम बात करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। When copper reacts with oxygen, copper loss electrons and gets oxidized, while oxygen gains electrons and is gets reduced, ठीक है। So copper serve as the reducing agent, not because it gains oxygen, but because it loss electron. इस ये बात को आपको ध्यान रखना है, ये मेन बात ये है, दिस इज, इसको ध्यान रखना है कि कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। ऑक्सीजन गेन करता है इसलिए नहीं है, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है इसलिए है। तो बात क्लियर हो गई आपकी यहाँ पर, ठीक है। नाउ assertion says in electrolysis of water the volume of hydrogen liberated is twice the volume of oxygen formed, okay. Reason, water has hydrogen and oxygen in the ratio of 1:2 by volume, okay. ऑप्शन हमारे पास में ये हैं, देखो बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही यहाँ पर सही है, ठीक है, दोनों यहाँ पर सही है, ठीक है ना। ओके, तो यानी सी और डी जो ऑप्शन है वो तो हमारे लिए अब नहीं है, अब हमको देखना है ए और बी में से, ठीक है ना। तो आर एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है उसको, वो हमें देखना है, ठीक है। असर्शन है इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड, यानी जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, जब वाटर को हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो निकलती है उसका वॉल्यूम ऑक्सीजन से डबल होता है, दुगना होता है, ठीक है, ट्वाइस होता है, ओके। दिस इज ट्रू ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन, ओके। तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाती है इन अ 2:1 रेशियो बाय वॉल्यूम। तो 2 वॉल्यूम हो गया हाइड्रोजन का और 1 वॉल्यूम हो गया ऑक्सीजन का, ये रेशियो रहता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट फॉर एवरी 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड ओनली 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। अगर 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है तो उसके लिए 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस ही प्रोड्यूस होती है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। अब रीजन देखते हैं, वाटर हैज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:2 बाय वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी सही है। इन वाटर द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 2:1 which translate into a volume ratio of hydrogen to oxygen as 2:1 when the water is electrolyzed,
इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो बिल्कुल सही बात है, जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम का रेशियो है वो 2:1 होता है, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का। सिंस बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों क्या हैं, दोनों ही सही हैं, एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन असर्शन ए। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्लियर हो गई बात यहां पर, ठीक है। Assertion says corrosion of iron is commonly known as rusting, ठीक है। कोरोजन यानी संक्षारण कहते हैं इसको शुद्ध हिंदी के अंदर है, ठीक है। तो लोहे का कोरोजन होना ये जंग का एक एग्जांपल है, इसको जंग लग कहते हैं। रीजन देखते हैं, कोरोजन ऑफ आयरन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। दोनों जो सेंटेंस आपको गिवन है उसको आपको इंडिपेंडेंटली अलग अलग से पढ़ के समझना है, क्या दोनों सही हैं या दोनों में से कोई भी एक गलत है। सो ऑप्शन हमारे पास में है, बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी असर्शन भी सही है और रीजन भी बिल्कुल सही है। लोहे का जो कोरोजन होता है उसको जंग लगना कहते हैं, वो जंग लगने की प्रक्रिया होती है, रस्टिंग होती है। और लोहे का जो कोरोजन होता है वो वाटर और एयर की प्रेजेंस में होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। जब कोई भी लोहे की चीज डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के या एनवायरमेंट के कांटेक्ट में रहती है, ठीक है ना, तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, सी और डी तो नहीं है ऑप्शन हमारे लिए, क्योंकि दोनों ही सही हैं। अब ए और बी में से देखना है, ठीक है। सो लेट्स एक्सप्लेन। असर्शन कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग, बात बिल्कुल सही है। दिस इज ट्रू, व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड कॉमनली नोन एज रस्ट। तो लोहा जो होता है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर, ऑक्सीजन मींस एयर, ठीक है ना, तो बेसिकली वो एयर से रिएक्शन करता है और एयर में जो मॉइस्चर होती है उससे वो रिएक्शन करता है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो जिसको हम जंग कहते हैं या रस्ट कहते हैं। रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन, रस्टिंग कोरोजन का टाइप है, ठीक है। कोरोजन जो है वो अलग अलग तरह का होता है, सिल्वर में कोरोजन अलग होता है, कॉपर में अलग तरह का होता है, लोहे में जो होता है वो रस्टिंग होता है, ठीक है ना। अब हम रीजन को देखते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। फॉर आयरन टू रस्ट both water means moisture and air means oxygen are required. The iron reacts with water and oxygen in the atmosphere to form hydrated iron oxide. तो ये हमारी रस्ट होती है, hydrated iron oxide, which is commonly seen as या known as rust, ठीक है। So both A and R are true. Reason R correctly explains why rusting occurs. The correct option is A, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, दोनों सही हैं। फिर आर ए को एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है वो हमें देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए या बी में से हमको सेलेक्ट करना होगा। ये ए और बी में से हम कब सेलेक्ट करते हैं, जब दोनों ही यानी असर्शन और रीजन करेक्ट होते हैं, ट्रू होते हैं, ठीक है। Okay, assertion says the balancing of chemical equations is based on law of conservation of mass, ठीक। Reason says total mass of reactants is equal to the total mass of products. Okay, so both A and R are true, दोनों बिल्कुल सही हैं, ठीक है ना। तो जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको जब हम बैलेंस करते हैं तो उसके पीछे जो लॉ होता है वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिल्कुल सही है। रीजन कहता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो सी और डी ऑप्शन तो अब हमारा नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। अब हमें ए या बी में से देखना है, ठीक है। सो असर्शन है दिस इज ट्रू, the law of conservation of mass states that matter cannot be created or destroyed in a chemical reaction. ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई मैटर क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। When balancing chemical equations, we ensure that the number of atoms of each element is the same on both sides of the equation, reflecting the conservation of mass.
जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो हम ये एंश्योर करते हैं कि रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि हम कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर सकते हैं। रीजन की बात करते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। This is also true according to the law of conservation of mass in any chemical reaction. The mass of reactants is always equal to the mass of the product. बिल्कुल सही बात है ये। This is why chemical equations must be balanced. इसीलिए हम chemical equation को balance करते हैं to ensure that the same number of atoms is present on both sides. है ना, तो नंबर ऑफ एटम सेम होने से क्या होगा, एक्चुअल में उनका मास सेम रहेगा, है ना। नंबर ऑफ एटम सेम होने से उनका जो मास है प्रोडक्ट्स का और रिएक्टेंट्स का वो सेम रहेगा। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स व्हाई रस्टिंग अकर्स, द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए कंप्लीट, इसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, एक्सप्लेनेशन होगा, पीडीएफ चाहिए तो आप booksbasket.in पर जाइए, ठीक है। वहां पर आप इस इमेज को देख लेना, सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, वहां पर, और जो ऑर्डर फॉर्म है उसको फिल कर देना, जिससे कि हम आपको इसकी पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पर सेंड कर सकें, ठीक है। कोई प्राइस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो काफी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। आप चैनल पेज पर जाएंगे तो वहां पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट जो हैं वो मेंशन है, इसके अलावा बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, कंटिन्यूसली अपलोड होता जा रहा है रेगुलरली, ठीक है ना। और तो आपके लिए जो भी यूजफुल है आप जरूर जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर जरूर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइंस क्लासेस बाय नवीन सक्सेना एंड हिमिका सक्सेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।